हेलो एवरीवन, आज हम बीए सेकेंड ईयर का पेपर सेकंड फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन को डिस्कस करेंगे। देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी थी टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी कुल ऊर्जा को या फुल ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है उसको प्रभावित करते हैं। ठीक है, उसमें हमने लास्ट पॉइंट को डिस्कस किया था, वो था बेसल मेटाबॉलिज्म। बेसल मेटाबॉलिज्म, ठीक है, जिसको कहते हैं आधारीय चयापचय कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, आप सभी को पता है कि आधारीय चयापचय का मतलब क्या होता है। जब हम देखिए, एक तो आप वर्किंग स्टेट में होते हैं, एक आप रेस्टिंग पोजीशन में होते हैं। ठीक है, तो आप जब जग जाते हैं तब से पूरा दिन काम करते रहते हैं, तब तो आप वर्किंग फेज में ही हैं। ठीक है, लेकिन वो समय जब आप इन सभी काम से फ्री होकर के आप लेट जाते हैं, ठीक है, अब बिल्कुल आप सुपाइन स्टेट में हैं, अब आप फिजिकली कोई काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर क्या है, फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हैं आप, वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ जो है आप उनको नहीं कर रहे हैं। इस टाइम पर आप किस में हैं, रेस्टिंग कंडीशन कह सकते हैं हम। ठीक है, रेस्टिंग कंडीशन में होता है व्यक्ति। तो अभी क्या होगी कि जो फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हैं ना, तो आपकी जितनी भी वॉलेंटरी एक्टिविटीज़ जो है ना, वो सारी की सारी क्या है, बंद है, स्टॉप है। ठीक है, जिसे हमने क्रॉस से डिनोट कर दिया। अब यहाँ पर क्या है, लेकिन अच्छा नहीं कर रहे तो आपकी वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ भी बंद हो गई। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपकी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ जो है ना, वही यहाँ पर चल रही है आपकी। अब देखिए, जो इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ होती है, इसमें वो सभी क्रियाएं आती है जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, कोई कंट्रोल नहीं होता है। इसको आप अनैच्छिक क्रियाएं भी कहते हो। अनैच्छिक, जो हमारी बिना इच्छा की होती है। ठीक है, तो जैसे हृदय का धड़कना, सांस लेना, भोजन का पाचन, किडनी के फंक्शंस, एक्सक्रीशन जो होता है, इन सभी के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता है ना। तो जब आप रेस्टिंग कंडीशन में होते हो ना, तब आप फिजिकली काम तो नहीं कर रहे हो, लेकिन आपकी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ जो है, फंक्शंस जो है, वो शरीर में चल रहे हैं। तो इसके लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना, उसको बेसल मेटाबॉलिक रेट कहा जाता है, जिसको हम शॉर्ट में BMR कहते हैं, और इसी को बेसल मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है वो सारी की सारी आपकी इनवॉलेंट्री फंक्शंस को करने में ही काम आती है, जो BMR होती है। ठीक है, अच्छा, अब जो ये बेसल मेटाबॉलिज्म जो होता है ना, इसको नापा भी जाता है। ठीक है, कि भाई क्या है, BM क्या है, इसको नापना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, तो उसको नापने के लिए कुछ कंडीशंस का होना बहुत ज़रूरी है। मेजरिंग कंडीशंस, ठीक है, कि जब हम इसको नापते हैं तो उस टाइम पे क्या कंडीशंस का होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें देखिए, सबसे पहला तो आता है बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर, शरीर का तापमान। जिस व्यक्ति का आप BMR चेक कर रहे हो, बेसल मेटाबॉलिज्म चेक कर रहे हो ना, उस व्यक्ति का बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए। नॉर्मल मीन्स ऐसा भी नहीं कि वो फीवर या किसी ऐसी कंडीशन से गुजर रहा हो, या बिल्कुल ही लो लेवल्स भी नहीं होने चाहिए उसकी बॉडी टेम्परेचर के। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में होना चाहिए। अच्छा, टेम्परेचर जो होता है, जब हम बीमार होते हैं ना, तभी हमारा घटता है या बढ़ता है। ठीक है, तो कुल मिला करके ऐसी इन्फेक्शन वाली या फीवर वाली या कोई ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। सेकंड है, जो फूड उसने कंज्यूम किया है ना, फूड को कंज्यूम किए उसको 12 आवर्स हो गए हों। ठीक है, फूड कंजप्शन को उसका कितना टाइम हो गया हो, 12 आवर्स हो गए हों, उसके बाद ही आप बेसल मेटाबॉलिज्म को चेक कर सकते हो। इसके बाद जो कंडीशन आती है वो आती है कि जिस व्यक्ति का आप नाप रहे हो, उसको जिस रूम में रखा जा रहा है ना, ठीक है, जिस रूम में उसका BM चेक किया जा रहा है, उस रूम का जो टेम्परेचर होता है कंफर्टेबल होना चाहिए। ये 21 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। ठीक है, अगर देखो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी या बहुत ज़्यादा गर्मी होगी या बहुत ज़्यादा सर्दी होगी, तो दोनों कंडीशन के अंदर क्या होता है, देखिए, विंटर में और समर, हम वैसे सीजन से ऐसे बात करें, या फिर आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा सर्दी, इन दोनों में क्या होता है, जो ऑक्सीजन का कंजप्शन होता है ना, वो क्या होता है, कहीं पर बढ़ जाता है। ठीक है,
तो इस वजह से क्या है कि हमेशा उसको कंट्रोल्ड टेम्परेचर में ही रखा जाता है व्यक्ति को, ठीक है, ऑक्सीजन कंजप्शन ताकि इंक्रीज ना हो, नॉर्मल ही हो, तभी तो उससे हमें नॉर्मल व्यक्ति की कंडीशन पता चलेगी, ठीक है। अगला जो है व्यक्ति जो होता है वो कंप्लीट मेंटल एंड फिजिकल रेस्टिंग कंडीशन में होना ज़रूरी है। पूर्ण रूप से मानसिक व शारीरिक आराम की स्थिति में व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि देखिए फिजिकल वर्क करने लग जाएगा तो उसके वॉलेंट्री एक्शंस चल रहे हैं, तो अब क्या है, एनर्जी सिर्फ और सिर्फ आपकी इनवॉलेंट्री के लिए नहीं, वॉलेंट्री फंक्शंस के लिए भी चाहिए। जैसे आप लिखना, पढ़ना, उठना, बैठना, गाना, नहाना, कुछ भी काम कर रहे हो ना, तो उसमें क्या होती है, आपकी एनर्जी लगती है ना। तो क्या है कि अगर आप फिजिकल रेस्टिंग कंडीशन में नहीं होगे तो फिर आप कैसे मेजर करेंगे कि वो इनवॉलेंट्री के लिए आपको ऊर्जा की आवश्यकता थी या वॉलेंट्री के लिए थी, ठीक है। और मेंटली भी वो बिल्कुल पीसफुल कंडीशन में होना चाहिए, एकदम फ्री होना चाहिए, मेंटल वर्क भी वो नहीं करता हुआ वो, ठीक है। इसके बाद जब भी हम ये वाला एक्सपेरिमेंट जब आप स्टार्ट करते हो, ठीक है, उसके पहले व्यक्ति को एटलीस्ट हाफ एन आवर के लिए आपको क्या करना चाहिए, उसको बिल्कुल फ्री कर लेना चाहिए। हाफ आवर के लिए आपको उसको बिल्कुल कम्प्लीटली फ्री कर देना चाहिए, ताकि क्या है वो एकदम से तब तक वो क्या एडजस्टिंग कंडीशन के अंतर्गत आ जाता है ना। अच्छा देखिए, जैसे कि आप कभी कभार एक एग्जांपल दे रहे हैं हम आपको कि आप कभी जाते हो, जैसे बीपी चेक करवाने के लिए जाते हो, तो आप जल्दी जल्दी चल करके गए डॉक्टर के पास, क्या आप जाते ही बीपी चेक करवा लेते हो? नहीं, हमें डॉक्टर क्या कहता है, आप 5 मिनट बैठिए, फिर उसके बाद हम आपका बीपी चेक करेंगे। क्यों, क्या होता है कि जब हम जल्दी जल्दी चल करके आते हैं या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं ना, तो उस टाइम पर क्या होता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी फास्ट होता है, ठीक है, हमारी सांस भी तेज़ चल रही होती है, तो ऑटोमेटिकली आपका बीपी भी ज़्यादा ही आएगा उस टाइम पर, ठीक है। लेकिन जब आप थोड़ा सा 5 या 10 मिनट आप रेस्ट कर लेते हो, बैठ जाते हो, तो एकदम रिलैक्सिंग कंडीशन में आ जाते हैं ना हम, उसके बाद हमारी बॉडी में जो एक्चुअली जो सही मेजर्स होते हैं वो हमको उसी टाइम पर मिलते हैं। तो इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले भी व्यक्ति को आधे घंटे पहले आपको बिल्कुल आरामदायक स्थिति में रखना चाहिए, एकदम आराम करवा लेना चाहिए उसको, ठीक है। इसके अलावा जो पर्सन है जिससे हम मेजर कर रहे हैं, ठीक है, वो कंप्लीटली इन इमोशनल डिस्टर्बेंसेस से दूर होना चाहिए, ठीक है। इमोशनल डिस्टर्बेंसेस जितने भी होते हैं उनसे दूर होना चाहिए, जैसे उसको गुस्सा नहीं आता हो, कोई उसको फियर नहीं हो, कोई स्ट्रेस की कंडीशन में नहीं हो, ठीक है, डिप्रेशन की कंडीशन में नहीं हो, तो बिल्कुल एकदम जो इमोशनली फिट हो, फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो, ऐसे व्यक्ति को हमको इसके लिए सेलेक्ट करना है, ठीक है। तभी तो हमें जो रीडिंग्स होगी वो एक्यूरेट आएगी, ठीक है, हमारे लिए। अब देखिए, ये जो बेसल मेटाबॉलिज्म हम चेक करते हैं, इसका प्रिंसिपल की हम बात कर लेते हैं अब कि किस सिद्धांत पर यह कार्य करता है, या इसका सिद्धांत क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, जब व्यक्ति रेस्टिंग कंडीशन में होता है ना, तो उतनी ही ऊर्जा ग्रहण करता है जितनी कि उसकी इनवॉलेंट्री फंक्शन के लिए उसको चाहिए होती है, या फिर बेसल मेटाबॉलिज्म में काम आती है, बस उतनी ही ऑक्सीजन लेता है। आया आपको समझ में? इसका प्रिंसिपल क्या है, व्यक्ति जब रेस्टिंग कंडीशन में है ना, देखिए वही चीज़ रिपीट हो रही है वापस, रेस्टिंग कंडीशन में है तो क्या करेगा, उतनी ही ऑक्सीजन का कंजप्शन होगा जितनी कि उसको बेसल मेटाबॉलिज्म के लिए रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, इससे ज़्यादा वो नहीं लेगा। लेकिन अगर फिजिकल वर्क भी करने लग जाएगा तो उस टाइम पे ऑक्सीजन कंजप्शन बढ़ जाएगा, तो बीएम का बेसल मेटाबॉलिज्म जो हो रहा है उसके साथ साथ में अब जो उसकी वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ चल रही हैं उसका भी वो लेने लग जाएगा ऑक्सीजन। तो हमने यहाँ पे ध्यान रखना है इस चीज़ का, ठीक है। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, रेस्टिंग कंडीशन में क्योंकि व्यक्ति ऑक्सीजन का कंजप्शन सिर्फ और सिर्फ इनवॉलेंट्री फंक्शंस के लिए लेता है, तो हम इसलिए इस कंडीशन में ये काम करते हैं, ठीक है, और इसी प्रिंसिपल पर यह फंक्शन करता है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे बीएमआर का निर्धारण करना, ठीक है, कि इसको किस तरीके से मापा जाता है और किस तरीके से बीएमआर को चेक किया जाता है। तो इसके ऊपर अब हम काम करेंगे। हमने प्रिंसिपल देख लिया कि ये किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, अब हम ये कैसे फंक्शन करता है, कैसे इसको नापा जाता है, उसकी बात करेंगे। अब देखिए, जो आधारित चयापचय दर होती है या बीएमआर जो होती है, उसको बेसिकली हम कैसे मेथड से लेते हैं,
इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू इसको मेजर किया जाता है, ठीक है, अप्रत्यक्ष विधि से नापते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए प्रत्यक्ष विधि से भी इसको नापा तो जा सकता है, लेकिन उसमें टिसॉट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और टिसॉट उपकरण का जो यूज़ करते हैं ना, एक तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, एज वेल एज उसमें पैसा भी ज़्यादा खर्च होता है, ठीक है, एक्सपेंसिव भी होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड का यूज़ करते हैं। यह लेसर एक्सपेंसिव होती है, साथ ही कम टाइम लेती है डायरेक्ट मेथड के कंपैरिजन में, ठीक है। तो यहाँ पर हम किससे नापेंगे इसको, इनडायरेक्ट मेथड से, अप्रत्यक्ष विधि से, अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा, ठीक है। अब देखिए अप्रत्यक्ष विधि से जो हम बीएमआर को नापते हैं, वो जिस उपकरण से नापा जाता है उसका आविष्कार किया था बेनेडिक्ट व रॉथ ने, ठीक है। बेनेडिक्ट और रॉथ नाम के दो जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने इस उपकरण का आविष्कार किया था जिससे कि हम बीएमआर को मेजर करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें जो इन्होंने एपरेटस बनाया था, बेनेडिक्ट एंड रॉथ एपरेटस जो था उसके दो भाग होते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं बेनेडिक्ट रॉथ उपकरण, ठीक है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, 2 भाग होते हैं इसके, जिसमें आप पहला आता है स्पायरोमीटर, ठीक है। दूसरा आता है इसमें काइमोग्राफ, इनको हिंदी में भी इसी नाम से ही जाना जाता है, स्पायरोमीटर और काइमोग्राफ, ठीक है। इन 2 नाम से हम इसको जानते हैं। दोनों भाग हैं, दोनों भाग इसमें बराबर अपना योगदान देते हैं, ठीक है। अब देखिए जो स्पायरोमीटर होता है ना, ये बेसिकली एक मेटल का बना हुआ होता है, ठीक है, और गोल सिलेंडर के जैसा होता है। इसके अंदर क्या कर दिया जाता है, ये सर्कुलर सिलेंडर की तरह होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या कर दिया जाता है, सोडा लाइम को भर दिया जाता है प्लस वाटर को भर दिया जाता है इसके अंदर, ठीक है। सोडा लाइम और वाटर दोनों को इसमें भरा। अब क्या है, इसी के अंदर स्पायरोमीटर में एक सिलेंडर में तो ये दोनों भरे हुए हैं, और जो दूसरा सिलेंडर होता है उसमें ऑक्सीजन को फिल किया जाता है, ठीक है। उसमें ऑक्सीजन को फिल किया जाता है, जिसमें लगभग 6 लीटर्स तक ऑक्सीजन इसमें फिल्ड होती है, ठीक है, भरी हुई होती है। अब ये जो सिलेंडर ने पानी के ऊपर तैरते रहता है, ठीक है। तो पहले भाग का काम तो ये था जिसके अंतर्गत दोनों चीज़ें भरी होती, सोडा लाइम वाटर और ऑक्सीजन भरी हुई होती। अब हम बात करेंगे दूसरे की, जिसका नाम है काइमोग्राफ। अब देखिए जो काइमोग्राफ है ना, ये इसका सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। काइमोग्राफ को इजीली मूव किया जा सकता है, इसको घुमाया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, जो काइमोग्राफ होता है, स्पायरोमीटर होता है ना, इन दोनों के बीच में एक रॉड लगी हुई होती है, ठीक है। इस रॉड के ऊपर क्या करते हैं, एक इंक से भरा हुआ जो एक पैन होता है ना, उसको इससे जोड़ दिया जाता है, ठीक है। और इसके एक सिरे के ऊपर एक पुली लगाई दी जाती है, और क्या है कि स्पायरोमीटर जो होता है ये घंटी से बंधा हुआ रहता है। अब क्या है, इस तरीके से हमने करके पूरा अटैचमेंट हमने तैयार कर दिया, ठीक है। अब देखिए अटैचमेंट तैयार होने के बाद में क्या, अब हम व्यक्ति के ऊपर देखेंगे। तो व्यक्ति जो है वो कम्प्लीटली फिजिकली और मेंटल रेस्टिंग कंडीशन में होना चाहिए। अब उस व्यक्ति के मुंह पर क्या किया जाता है, अब यहाँ पर हमको एक मेन चीज़ का ध्यान रखना है कि व्यक्ति नाक से सांस नहीं लेगा, वो किससे लेगा, वो मुंह से सांस लेगा, ठीक है। तो हम उसको क्या करते हैं, उसकी नोज़ को बंद कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। नोज़ पर नोज़ क्लिप लगा दी जाती है, ठीक है। और अब उसको क्या करते हैं, माउथ को ओपन रखते हैं और उसके ऊपर एक माउथ पीस लगा दिया जाता है, ठीक है। माउथ पीस लगा दिया ताकि अब व्यक्ति क्या है, केवल मुंह से सांस लेगा, नाक से नहीं लेगा, ठीक है। और जो माउथ पीस का दूसरा एक सिरा तो हमने उसके मुंह के अंदर हम अटैच कर देते हैं व्यक्ति के मुंह में, और दूसरा सिरा जो होता है वो किससे जोड़ दिया जाता है, ऑक्सीजन सिलेंडर से जोड़ दिया जाता है, ठीक है, ताकि क्या है, व्यक्ति को ऑक्सीजन प्राप्त होती रहे। अब जब हम इसका एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं ना, तो ऑक्सीजन सिलेंडर को ऑन किया, और अब व्यक्ति 6 मिनट्स तक, 6 मिनट के लिए जो व्यक्ति होता है ना,
उसको हम उसके ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करते हैं जो 6 मिनट तक वहाँ की ऑक्सीजन को कंज्यूम करेगा। ठीक है, जब व्यक्ति इस तरीके से जब उस वहाँ से सांस लेता है तो क्या होता है, जो स्पायरोमीटर के हमने उस पर घंटी लगाई थी ना, तो घंटी ऊपर नीचे होती जाती है, और जब घंटी ऊपर नीचे होती जाती है तो साथ में लगा हुआ जो पेन होता है ना, वो भी ऊपर नीचे होकर के क्या करता है, एक ग्राफ पेपर के ऊपर एक लाइन को शो करता जाता है। ठीक है, मीन्स कैसे सांस ली जा रही, कैसे चेंज हो रही है, तो वो ऊपर नीचे होता है, तो कुछ लाइन्स ड्रॉ हो जाती है उससे। ठीक है, अब क्या है, व्यक्ति ने देखिए जो सांस ली ना, तो उसमें तो उसने ऑक्सीजन कंज्यूम कर ली, तो एक सिलेंडर से तो उसके पास ऑक्सीजन आ गई, लेकिन दूसरे में वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी छोड़ता है। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को सोडा लाइम प्लस वाटर वाला जो कंटेनर होता है ना, उसमें उसको फिल कर दिया जाता है। ठीक है, CO2 को। तो सोडा लाइम जो होती है वो क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर लेती है ना। अब 6 मिनट तक देखिए व्यक्ति जो है ऑक्सीजन किससे प्राप्त करेगा, अपने ऑक्सीजन सिलेंडर से ही प्राप्त करेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें 6 लीटर्स तक भरी हुई है, और क्या है, व्यक्ति बिल्कुल कंप्लीटली जो मेंटल और फिजिकल रेस्टिंग स्टेट में होता है इस टाइम पर। अब क्या है, व्यक्ति का नाप लिया जाता है कि भाई उसने कितनी मात्रा में जो ऑक्सीजन थी वो कंज्यूम करी है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे इसके कैलकुलेशन की। ठीक है, अब देखिए हम मानते हैं कि 1 लीटर ऑक्सीजन अगर कोई व्यक्ति कंज्यूम करता है ना, तो उससे कितनी 4.8 किलो कैलोरी ऊर्जा जो होती है वो उत्पन्न होती है। 1 लीटर ऑक्सीजन की कंजप्शन से 4.8 किलो कैलोरी ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इससे जब BMR को ज्ञात करेंगे ना, BMR को, तो देखिए उसके लिए क्या मेथड हम किस तरीके से अपनाएंगे कि हमने मान लिया कि सपोज जो पर्सन है, ठीक है, इसका बॉडी वेट कितना है, 60 kgs हमने देख लिया। ठीक है, सपोज जो पर्सन है उसका बॉडी वेट जो है वो कितना है, 60 kg है। ठीक है, तो अब देखिए 6 मिनट में उसने कितनी ऑक्सीजन, 6 मिनट्स में कितनी ऑक्सीजन ली है। ठीक है, उसकी मात्रा हमने यहाँ पर ज्ञात करी, 1100 ml उसने ली है साहब। ठीक है, अब देखिए क्योंकि 6 मिनट में उत्पन्न ऊर्जा कितनी होती है, देखिए इसने इतनी ली, तो 6 मिनट्स में 1 लीटर से कितनी हो रही है, हमको पता है 4.8 हो रही है। तो 6 मिनट में जो उसने ली है ना, अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 4.8 इंटू 1.1 किलो कैलोरी से हम इसको इंटू कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास में जो आता है दैट इज़ 5.28 किलो कैलोरी कैलकुलेट हो जाता है ये। ठीक है, क्योंकि देखिए 1 लीटर जो ऑक्सीजन है उससे कितनी 4.8 किलो कैलोरी आ रही, तो ये उससे थोड़ी ज़्यादा आ जाएगी। ठीक है, अब 6 मिनट की देखिए तो हम ऐसे किसकी देखेंगे, 60 मिनट्स की भी देख लेंगे। ठीक है, तो 60 मिनट्स में क्या होगा, इस 5.28 को हम किससे कर देंगे, 60 से इंटू करके 6 से डिवाइड कर देंगे इसको। ठीक है, तो इसमें आपका आ जाएगा 52.8 किलो कैलोरी आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब जब हम बात करेंगे 24 आवर्स की कि 24 घंटे में कितना होता है। ठीक है, तो 24 आवर्स की जब आप इसमें चेक करते हो ना, तो आता है आपका 52.8 इंटू 24, क्योंकि आवर्स में है इसलिए। ठीक है, वो मिनट में था ना, ये आवर्स में है आपका, तो यहाँ पर आपका आ जाता है 1267 किलो कैलोरी। ठीक है, तो अब देखिए, अब जो व्यक्ति की BMR है ना, वो कितनी हो गई है, 1267 किलो कैलोरी। ठीक है, ये किसकी है, उस पर्टिकुलर पर्सन की है जिसका वेट जो है वो 60 kgs है। ठीक है, उस व्यक्ति की है। तो अब ये जो देखिए, अब 24 घंटे में उस व्यक्ति को के शरीर को इनवॉलेंट्री फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए इतनी ऊर्जा की आवश्यकता थी। अब यहाँ पर फिजिकल वर्क नहीं हो रहा है, सिर्फ बेसल मेटाबॉलिज्म की ही बात हो रही है। ठीक है, अब अगर कोई व्यक्ति जो है, अब देखिए क्योंकि क्या है, सबका बॉडी वेट सेम नहीं होता है ना, इसलिए क्या होता है कि हर व्यक्ति की जो BMR होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, अब देखिए बच्चों की BMR अलग होती है, साथ ही में जो एडल्ट है उसकी अलग होगी, एडोलेसेंट स्टेज वाले की अलग होगी, ओल्ड एज के पर्सन की अलग होगी। ठीक है, जो ओल्ड एज का पर्सन होता है, ठीक है, या फिर जैसे कि हम एडल्ट की बात करें, तो हमने उसका नाप लिया क्योंकि उसका 60 kgs वेट है। अब उसका ज़्यादा या कम वेट होगा तो उसके अकॉर्डिंगली ये चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, BMR को बेसिकली कैलकुलेट किया जाता है। अब क्या है कि व्यक्ति का वो कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको, तो जो उसकी फिजिकल वर्क है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसकी
टोटल बाकी की एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको निकाल लेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे तो आपको एक दिन की टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट का आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका BMR कैलकुलेट करने का मेथड और BMR को किस तरीके से नापा जाता है उसके बारे में। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बेसल मेटाबॉलिक रेट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, उनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। बस हमको देखिए इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी व्यक्ति है वो बिल्कुल फिजिकल और मेंटली पीस होना चाहिए, रेस्टिंग कंडीशन में होना चाहिए। और साथ ही साथ हम किससे नापते हैं इसको, बेनेडिक्ट रॉथ एपैरेटस से हम इसको नापते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।